हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीजीएल 2022-2023 को लेकर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। जी हां, और एक बम्पर वैकेंसीज यहां पर इस बार एसएससी लेके आया है, जो कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूट किया जाएगा। 20,000 अप्रॉक्सीमेट जो कैंडिडेट्स हैं उनको हायर करेगा इस बार एसएससी सीजीएल के द्वारा एसएससी। तो यहां पर 20,000 वैकेंसीज एसएससी ने निकाली हैं, जो कि सीजीएल के थ्रू रिक्रूट किए जाएंगे कैंडिडेट्स। तो सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022-2023 की एग्जामिनेशन को लेकर चर्चा डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि रिक्रूटमेंट के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, और कौन कौन सी पोस्ट यहां पर एसएससी सीजीएल के थ्रू रिक्रूट किए जाते हैं, किस किस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होती है। इसके साथ साथ क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एज का क्राइटेरिया रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो ये सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 20,000 से ज्यादा वैकेंसीज यहां पर एसएससी इस बार रिक्रूट करने वाला है सीजीएल के थ्रू। देखिए, इसको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं, यानी कि एसएससी जो होता है एक यहां पर सीएचएसएल के थ्रू रिक्रूटमेंट करता है, एक यहां पर सीजीएल के थ्रू रिक्रूटमेंट करता है। तो सीजीएल के थ्रू यहां पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट एसएससी करता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 20,000 रहने वाली हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की मिलाकर। हाँ, कौन कौन सी पोस्ट यहां पर आएंगी उसके बारे में हम डिस्कशन आगे फर्दर करेंगे, बट इतनी जानकारी आपके लिए बहुत होना महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए कि 20,000 वैकेंसीज इस बार एसएससी लेके आया है। तो एक अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज ये हम मान सकते हैं। अब आगे बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी रहने वाली है, यानी कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम कब होने वाला है, तो वो सारी चीजें हम जान लेते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 17 तारीख से। 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 17 तारीख से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और 8 अक्टूबर 2022 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद 8 अक्टूबर 2022 तक, जैसे कि मैं बता चुका आपको, रात्रि 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर हम किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ फी भी पे करनी पड़ती है। तो फी पे करने की जो आखिरी डेट है वो भी यहाँ पर रहने वाली है 8 तारीख। ठीक है, और कुछ बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन फीस पे करते हैं, कुछ ऑफलाइन पे करते हैं। तो ऑनलाइन पे करना है तो 8 तारीख तक आप कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात ऑनलाइन आप 9 तारीख तक पे कर पाएंगे, और अगर आप ऑफलाइन पे करना चाहते हैं तो चालान जो है वो 8 तारीख तक आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और 10 तारीख से पहले पहले आपको ऑफलाइन जो पेमेंट है, बैंक में जाकर पेमेंट है, वो करनी पड़ेगी। इसके बाद आगे बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको कोई करेक्शन करना होता है उसके बाद, ठीक है, करेक्शन अगर आपको कोई करना है तो 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक रात्रि 11 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो उसमें कुछ प्रोसेस रहता है एग्जाम का। तो 2 प्रोसेस यहाँ पर होते हैं, यानी कि 2 एग्जाम यहाँ पर होते हैं, टीयर 1 टीयर 2। तो टीयर 1 की जो डेट है वो दिसंबर 2022 यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, यानी कि एंड ऑफ द ईयर ये एग्जाम हो सकता है। और सेकंड एग्जाम जो रहने वाला है उसकी डेट अभी तक नहीं बताई गई, वो टेंटेटिव यहाँ पे लिख दिया गया कि बाद में बोर्ड के द्वारा इसको बता दिया जाएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको बाद में अनाउंस कर देगा, ये यहाँ पर बता दिया गया। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट जो है वो सीजीएल के थ्रू कवर की जाती हैं, यानी किस किस डिपार्टमेंट में आप जॉब ले सकते हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू। तो देखिए, इन पोस्ट के डिटेल्स में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आता है पे लेवल 8 की जो वैकेंसीज आती है, जिनमें पे लेवल रहता है 47,600 से लेकर 1,51,100 तक। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है सबसे पहले इसमें, जो कि मैं बात करूंगा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब रहती है, कैग के अंदर जॉब रहती है। ये गैजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी में गैजेटेड वैकेंसी है ये। ठीक है, इसमें 30 साल तक के जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी आयु 30 साल से नीचे नीचे वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर रहता है, ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट यानी कि कैग ऑफिस में जॉब रहती है। ये भी ग्रुप बी की गैजेटेड वैकेंसी है, इसमें भी 30 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे, ये 2 वैकेंसी पे लेवल 8 की थी। उसके बाद पे लेवल 7 वाली वैकेंसीज की बात करेंगे। इसमें 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपका पे स्केल रहता है। देखिए, ये पे स्केल की बात कर रहा हूं, यानी कि पे स्केल आपका वेरी करता है इससे लेकर इस अमाउंट तक। ठीक है, अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस के अंदर जॉब होती है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। अभी 20 से लेकर मिनिमम 20 साल अप टू 30 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहां पर मैं आगे बात करूं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में, आईबी में
ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, तो 30 साल से बिलो वाले इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है वो रेलवे में है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स में है, ठीक है। ये भी ग्रुप बी की वैकेंसीज है, तो 20 से 30 साल के कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेम बाकी के जो मिनिस्ट्रीज हमारी हैं ग्रुप बी की वैकेंसीज 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है और ये भी 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करूं तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंदर ये जॉब रहने वाली है। 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 30 साल अप टू 30 है, ठीक है, अप टू 30। 30 से ऊपर वाले एलिजिबल नहीं है। जनरल कैटेगरी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी रिलैक्सेशन में आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करें तो ये भी ग्रुप बी की है, सेम ही रहता है। उसके बाद एग्जामिनर की बात करो तो ये भी सीबीआईएसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंदर ही रहता है। उसके बाद असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या डिपार्टमेंट ऑफ या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी कि ईडी जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर ये जॉब रहती है। ग्रुप बी की पोस्ट है, ये भी अप टू 30 वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर होता है सीबीआई में, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, 20 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, 30 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर दैट इज इन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, ये भी 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पर पे लेवल 7 की हमने बात करी। अब पे लेवल 6 की बात करेंगे, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक, ठीक है। तो इसमें डिविजनल अकाउंटेंट आता है, ये कैग के अंदर रहती है जॉब, ठीक है। इससे पहले असिस्टेंट भी है, ये कुछ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में रहती है। तो 30-30 साल वाले ग्रुप बी की पोस्ट है सारी। सब इंस्पेक्टर एनआईए में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, सब इंस्पेक्टर या फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में रहता है, ठीक है। इस पोस्ट के लिए आप 32 साल तक अप्लाई कर सकते हो, 32 साल तक जिनकी एज है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस वाली पोस्ट के लिए। उसके बाद पे लेवल 5 की बात करेंगे तो ऑडिटर की पोस्टें हैं, ठीक है। ऑडिटर की पोस्टें यहाँ पर आती हैं। अब ऑडिटर की पोस्टें यहाँ पर कैग में भी है, सीडीडीए में भी है, अदर मिनिस्ट्रीज में भी है, ठीक है। ग्रुप सी की पोस्टें हैं ये। तो 27 वाले जिनकी आयु कम से कम 18 साल मैक्सिमम 27 है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 27 से ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात करें तो अकाउंटेंट की वैकेंसीज आती है, ठीक है, कैग के अंदर या फिर सीडी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो ये भी यहाँ पर ग्रुप सी की वैकेंसीज है, 18 to 27 वाले इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है पे लेवल 4 की जॉब, 25,500 से लेकर 81,100 तक। अब इसमें काफी सारी वैकेंसीज आ जाएगी। पोस्टल असिस्टेंट आ गया, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट आ गया, अपर डिवीजन क्लर्क आ गया, ठीक है। ये सारी ग्रुप सी की वैकेंसीज है। टैक्स सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है नारकोटिक्स में, अपर डिवीजन क्लर्क है यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये देखिए अपर डिवीजन क्लर्क वाले या फिर ग्रुप सी वाली जितनी भी यहाँ पे वैकेंसी आप देख रहे हो, इसके लिए मैक्सिमम जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो है 27 ईयर ओल्ड वाले, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम 27 साल वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान आप रखिएगा। ये नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट की मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ। अब एज का जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर और बात कर लेंगे, क्योंकि जिन जिन पोस्ट के लिए 18 to 27 दिया गया, यानी कि जो मोस्टली ग्रुप सी वाली पोस्टें थी, ठीक है, या 20 से 30 साल दिया गया, 18 से 30 साल दिया गया, 18 से 32 दिया गया, उनके लिए यहाँ बताया गया कि किस डेट से पहले आपका बर्थ होना चाहिए और किस डेट के बाद तक आप हो है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीजें यहाँ पे बता दी गई है। और आप एज जो आपकी है ना वो 1 जनवरी 2022 तक होनी चाहिए, ठीक है, 1 जनवरी 2022 तक। यानी कि अगर 1 जनवरी 2022 से पहले, ठीक है, 1 जनवरी 2022 को अगर आप 27 के हो गए हैं, अगर आप 27 के हो गए हैं इससे पहले पहले, ठीक है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपका जन्मदिन मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है, नवंबर 2022 में आता है, तो आप तो कहेंगे कि अभी मैं आप 26 के हो, नवंबर 2022 में जाकर आप 27 के होंगे, तो मैं तो एलिजिबल हूँ। नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर एज जो है ना वो आपकी यहाँ से काउंट की जाएगी, 1 जनवरी 2022 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आपके पास कुछ रिजर्वेशन है, क्योंकि आपको पता है कि भारत देश के अंदर जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है उसके द्वारा यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है रिजर्वेशन के बिहाफ पे। तो अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी है तो 3 साल का, ठीक है, अनरिजर्व्ड
पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है तो 10 साल का, ठीक है, ओबीसी हैं तो 13 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ एससी एसटी है तो 15 साल का, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल डिडक्शन के काट के मिलिट्री की सर्विस के बाद। तो ये यहाँ पर आपको मिल जाता है रिलैक्सेशन इन द एज, रिलैक्सेशन इन द एज। अब उसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण बात है, अगर इसका मैं डिस्कशन करना चाहूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, विद्युत योग्यता यहां पर क्या रहने वाली है, तो इसकी बात अगर हम करें तो 8 अक्टूबर 2022, पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि 8 अक्टूबर 2022 से काउंट किया जाएगा। 8 अक्टूबर 2022 तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी डिग्री, किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री, किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री। अब देखिए हमने ना पोस्ट वाइज यहां पर हम इसका डिस्कशन करेंगे, 3 पोस्टों के बिहाफ पे बांटा गया है। अगर आप ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट को हमने सबसे पहले देखा था, तो आपके पास किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन हो, बट डिजायरेबल यहां पर दिया गया, यानी कि अगर कोई ऐसी एजुकेशन वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं तो इनको पहले यहां पर जो ऑप्शन है वो दिया जाएगा। वो कौन से हैं, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, या फिर कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, कोई मास्टर्स इन कॉमर्स किसी ने किया हुआ है, मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज किसी ने किया हुआ है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में किसी ने किया हुआ है, मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स किसी ने किया हुआ है, तो इन लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान लीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया। उसके बाद अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री हो सकती है, ठीक है, जिसमें आपके मैथमेटिक्स के नंबर 12वीं कक्षा में आपके पास मैथमेटिक्स के नंबर 60% से ज्यादा होने चाहिए, यानी कि 100 में से 60 से ज्यादा नंबर आपके मैथमेटिक्स से आए होने चाहिए, इसलिए आप एलिजिबल हो सकते हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। या फिर आपकी जो बैचलर डिग्री है इसमें आपने स्टैट्स पढ़ा हुआ है, इसमें आपने स्टैट्स पढ़ा हुआ है तो भी आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और इसके अलावा ये 2 पोस्टें छोड़ दो, अकाउंट ऑफिसर की, ऑडिट ऑफिसर की, और तीसरी पोस्ट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की छोड़ दो, तो बाकी की जितने भी पोस्ट हैं तो उसके लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब काफी सारे बच्चों का सवाल आएगा कि हम फाइनल ईयर में हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो देखिए मैंने पहले भी बताया 8 अक्टूबर 2022 की डेट, ठीक है, 8 अक्टूबर 2022 से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो, ठीक है। तो फाइनल ईयर वाले ये बात जान ले, ठीक है, कि 8 अक्टूबर 2022 तक आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। 8 अक्टूबर 2022 आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए, ये बात आप मान लीजिए बस, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी लगती है, अब पोस्ट निकली है एसएससी के द्वारा तो अप्लाई करेंगे तो फॉर्म भरेंगे तो कुछ पे करना पड़ेगा। तो देखिए जनरल कैटेगरी के जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको देना पड़ता है 100 रुपए, सिर्फ मात्र 100 रुपए की फीस यहाँ पे लगती है। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन, एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, इन सबको कोई भी फीस नहीं देनी है, ठीक है, यानी कि महिलाओं से कोई फीस नहीं ली जाती, एससी स्टूडेंट है, शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट है, ठीक है, इनको भी कोई फीस नहीं देनी है, डिसेबल पर्सन है इनको भी कुछ नहीं देना है, एक्स सर्विसमैन को भी कुछ नहीं देना, ठीक है। तो फीस कौन देगा, जनरल वाला देगा, मेल देंगे पहली बात तो, फीमेल तो कोई किसी को फीस नहीं भरनी है, ठीक है, फीमेल्स कैन अप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जनरल वाला मेल देगा, ठीक है, ओबीसी वाला देगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला देगा, ये सारे बच्चे जो हैं ये फीस देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो फीस आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, ऑफलाइन भी पे कर सकते हो, ठीक है, नेट बैंकिंग हो गया, ठीक है, यूपीआई हो गया, किसी का भी सहारा लेकर आप फीस पे कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, ये आपकी इच्छा रहेगी, या फिर ऑफलाइन चालान निकालकर बैंक में जाकर पे कर सकते हो। ये रही एप्लीकेशन फीस। अब आगे बढ़ेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ, ठीक है, फॉर्म निकला, फॉर्म भर लिया, फीस भर दी, अप्लाई कर दिया, सब कुछ कर दिया, क्वालिफिकेशन देख ली थी, एज देख ली थी, सब कुछ था। अब नौकरी कैसे मिलेगी, तो नौकरी मिलेगी एग्जाम के बिहाफ पे, सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस में दो स्टेजेस रहती है, सबसे पहले टीयर 1, सबसे पहले रहेगा टीयर 1, फिर रहेगा टीयर 2, यानी कि एक टीयर ये रहेगा, एक टीयर ये रहेगा। सबसे पहले हम टीयर 1 की बात कर लेते हैं। तो देखिए टीयर 1 में यहाँ पर एक पेपर कंडक्ट किया जाएगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर में रहने वाला है, जिसमें 4 सब्जेक्ट को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल जो होता है वो 2 नंबर का रहने वाला है, तो 50 नंबर के हो गए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस को लेकर सवाल पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस में जीके की हम बात कर रहे हैं, तो 25 प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न है, 50 नंबर इसके हो गए। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, मैथ्स,
तो मैथ्स में यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 50 मार्क्स ये हो गए। उसके बाद इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 50 नंबर ये हो गए। तो टोटल यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। और 1 घंटे का टाइम मिलता है, 1 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाता है, 1 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको मिलता है इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अब टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी दोनों भाषाओं में आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। जो कैंडिडेट हिंदी में तैयारी करते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और इंग्लिश वाला भी यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.5 की, यानी कि 1/4 की यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, 1/4, 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये टीयर 1 की बात करी है मैंने, टीयर 1 की। टीयर 1 में एक ही पेपर होने वाला है, क्वालिफाइंग नेचर है, हर किसी को देना पड़ेगा। अब टीयर 1 देकर जो बच्चा इसको क्वालिफाई करता है वो टीयर 2 में पहुंचता है, वो टीयर 2 में पहुंचता है। अब टीयर 2 में क्या रहने वाला है, तो देखिए टीयर 2 में रहेगा एक पेपर, पेपर 1, ठीक है। अब इस पेपर 1 में 3 सेक्शन रहेंगे और उसमें 2 मॉड्यूल होंगे हर सेक्शन में, ठीक है। अब पेपर 1 को ना फर्दर 2 हिस्सों में और बांटा गया। सबसे पहले पेपर 1 को बांटा गया, ठीक है। पेपर 1 को देखिए टीयर 3 जो है ना, और सॉरी टीयर 2 जो है ना, ये पेपर 1 जनरल वाले सबके लिए। उसके बाद यहां पर जिन लोगों ने अकाउंट या ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया उनके लिए थोड़ा सा एक पेपर और होता है, और जिन्होंने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया उनके लिए एक पेपर और होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब टीयर 2 में पेपर 1 जो है ये जनरल वालों, जनरल सभी के लिए, मतलब जो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन सबको ये देना पड़ेगा, ठीक है। और इस पेपर 1 जो है ना, ये आगे 2 सेशंस में बटा हुआ है। सेशंस बोल रहा हूं मैं, सेक्शन नहीं बोल रहा हूं, सेशंस बोल रहा हूं। ये है सेशन 1, ठीक है। सेशन 1 यहां से लेकर यहां तक है, और यह है सेशन 2, यह है सेशन 2। अब सेशन 1 में फर्दर 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, और हर सेक्शन में 2 मॉड्यूल है। पहले सेक्शन में मॉड्यूल 1 है मैथमेटिक्स एबिलिटीज, मॉड्यूल 2 है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, और सेकंड मॉड्यूल है जनरल अवेयरनेस। और सेक्शन 3 जो है उसमें मॉड्यूल 1 रहेगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, और उसके बाद सेशन 2 का सेक्शन 3 यहां पर इसी का काउंट कर लेते हैं हम, मॉड्यूल 2 जो रहेगा वो रहेगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, डेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए इस बार पैटर्न जो है एसएससी के द्वारा टीयर 2 का बदल दिया गया है, बदलाव यहां पे किया गया है। पहले क्या होता था, टीयर 2 में या तो मैथ या फिर इंग्लिश 2 पेपर होते थे, ठीक है। अब यहां पर बाकी के सब्जेक्ट्स को भी ऐड कर दिया गया, तो टीयर 2 के सिलेबस में यहां पर बदलाव कर दिया गया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब क्या क्या रहने वाला है, तो टीयर 2 का पेपर 1, पेपर 1 का सेशन 1। अब सेशन 1 जो है ये 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा। इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले सेक्शन 1, इसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज आएगा आपको, ठीक है। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न जो होगा वो यहाँ पर 3 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बात करूं तो रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 60 क्वेश्चन सेक्शन 1 में रहने वाले हैं 2 मॉड्यूल्स में से, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो 60 × 3 180 हो गए, 180 हो गए। अब मैं नेगेटिव मार्किंग की बात यहाँ पर अगर कर देता हूँ तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही यहाँ पर भी इसमें भी पूछे जाएंगे, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड ये पेपर, ठीक है। तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है 1 नंबर की हर क्वेश्चन में, यानी कि 1/3 में यहाँ पे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये पेपर को, ये सेक्शन 1 को करने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 घंटे का टाइम, 60 क्वेश्चन है, ठीक है। 30 मैथ के, 30 रीजनिंग के। उसके बाद सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन के 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 70 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का वैसे ही, ठीक है। और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पर ये पेपर भी रहेगा, तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग। इसको करने के लिए, इस सेक्शन को करने के लिए भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 1 घंटे का समय मिलेगा इंग्लिश और जीए दोनों को करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 हम सेशन 1 में काउंट करते हैं। इसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल आपका रहने वाला है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, क्वालिफाइंग नेचर में होता है। कंप्यूटर टेस्ट आपका रहने वाला है, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 1 नंबर का नेगेटिव इसमें भी रहने वाला है। 15 मिनट इसके लिए मिलेंगे आपको, 20 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट दे जाएंगे। तो 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए, 15 मिनट इसके लिए, 2 घंटे 15 मिनट का ये मेरा सेशन 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ पोस्टों में यहाँ पर मेरा क्या होता है कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी होने वाला है कुछ पोस्टों में। ग्रुप सी की ज्यादातर पोस्टें हैं, तो उसमें आपको सेशन 2 देना पड़ेगा, जो कि 15 मिनट का रहेगा, जिसमें आपको क्या होगा, डाटा एंट्री का एक पेपर आपसे लिया जाएगा टाइपिंग करवे। ये सारा कुछ एक ही दिन में होने वाला है। देखिए एक दिन आपका टीयर 1 होगा, टीयर 1 का उसके बाद रिजल्ट आएगा, कुछ दिनों बाद आपका टीयर 2 होगा, और टीयर 2 के सारे पेपर एक ही दिन में होने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ एक ही दिन में होने वाला है,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक टास्क दिया जाएगा करने के लिए और उसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा, 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर 1 पढ़ा हमने टीयर 2 का। अब पेपर 2 होता है उसके बाद स्टैट्स के लिए। जिन लोगों ने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो पोस्ट थी उसके लिए अप्लाई किया, ये पेपर सिर्फ उन्हीं को देना होता है, ये पेपर सिर्फ उन्हीं को देना होता है। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ उनको देना है जिन्होंने जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। उसके बाद पेपर 3 होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पर जनरल मैं कह दूंगा ऑडिट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, उसके लिए अप्लाई किया। तो जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स को लेकर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सेम जैसे स्टैट्स वाला पेपर था, ऑब्जेक्टिव में रहेगा ये भी, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्टिव में रहेगा ये भी, और इसमें भी आपको 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 2-2 घंटे दोनों पेपर के लिए मिलते हैं, 2-2 घंटे दोनों पेपर। ये पेपर बाकी बच्चों ने नहीं देना है, ये पेपर वो देंगे जो इन स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वही इनको देना है। बाकी जो है ना पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, पेपर 1 तो सभी को देना है, पेपर 1 जो है वो सभी को देना है, ये कंपलसरी सभी पोस्ट के लिए। पेपर 2 सिर्फ देंगे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाले, और पेपर 3 देंगे सिर्फ यहाँ पर जिन्होंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करा। अब नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 में 1 नंबर की है, पेपर 2 में या पेपर 3 में, ठीक है, 0.5 मार्क्स की है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था, इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द पेपर 1 यानी कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो था, ठीक है, ये यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा उसी दिन जिस दिन टीयर 2 होने वाला है। इसमें आपको 2000 के आसपास जो वर्ड्स हैं वो टाइप करने पड़ेंगे, यानी कि 2000 वर्ड्स का एक पैसेज आपको दिया जाएगा, 15 मिनट का ड्यूरेशन आपको दी जाएगी और आपको उसको टाइप वगैरह करना होगा। इसलिए आपका ये टाइपिंग टेस्ट टाइप हो जाएगा, और ये आपका बेसिकली ज्यादातर ग्रुप सी वाली पोस्टों के लिए, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये यहाँ पर हमने डिस्कस किया है एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने सब कवर कर लिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे थे हमने सब कवर किए। अब इसके बाद पेपर का पैटर्न भी पता लग गया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी पता लग गया, एज क्राइटेरिया भी पता लग गया, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी पता है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब लगने वाली है ये भी पता है। देखिए एसएससी की जो पोस्ट होती है ना, सीजीएल की जो पोस्ट होती है, ये बहुत ही बढ़िया जॉब रहती है, बहुत अच्छी जॉब होती है ये, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल प्रोसेस है, टीयर 1 है, टीयर 2 है, उसके बाद आगे फर्दर आपकी जो टेस्ट है वो होता है। बट सिलेबस क्या रहने वाला है, टीयर 1 का सिलेबस क्या होगा, टीयर 2 का सिलेबस क्या होगा, सब्जेक्ट तो हमने देख लिया, बट इन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। तो सिलेबस को लेकर एक वीडियो मैं आपके लिए कल लेके आऊंगा, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स तक आते हैं, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलेंगे सिलेबस में भी। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी क्लिक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है, इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।